Hello, 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 hello everyone. I am R.S. Mittal, your mathematics mentor. Dear students, boys and girls, today you will learn new chapter which is exponent. जैसा कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि एक्सपोनेंट एक चैप्टर है जो 7th क्लास में हमें पढ़ना है और एक्सपोनेंट एक ऐसी चैप्टर है जिसमें कुछ कंसेप्ट है, कुछ फॉर्म है, उसमें हमको क्लियर करना है और हम सभी लोग मिल करके क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक को सीखेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग जल्द से जल्द रेडी हो जाइए, पेन निकाल लीजिए और हम लोग मिल करके स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन सीखेंगे। ओके, तो चलिए, क्या बात है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टूडेंट कि एक्सपोनेंट है क्या, है ना। लेक्चर 1 मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर एक्सपोनेंट। तो हम लोग को जानना है कि एक्सपोनेंट आखिर है क्या। डियर स्टूडेंट, एक्सपोनेंट जो होता है लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को सॉर्ट करने के लिए आया है ना। जैसे बड़े बड़े नंबर्स जो होते हैं उनको आसानी तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जब नहीं किया जा सकता है तो इसी को एक्सप्रेस करने के लिए, छोटा करने के लिए, है ना, मतलब छोटे मेथड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट का यूज करते हैं, जैसा कि आप आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो फटाफट से रेडी हो जाइए। रेडी अगर नहीं है तो रेडी हो जाइए, अगर है तो क्या बात है, फिर मजा आने वाला है। तो चलिए देखेंगे लेक्चर 1 में जो हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि सबसे पहले हम लोग कंटेंट को क्लियर कर लेंगे। कंटेंट क्या क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है जिसमें सिंपल फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म है, उसके बाद यूजुअल फॉर्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में करेंगे और फिर उसके बाद सब क्वेश्चन करेंगे और एडवांस लेवल भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, समझ आ रहा है। तो आप कंटेंट एक बार नोट कर लीजिए फटाफट से और हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप रेडी हैं? क्या बात है। लेकिन लेक्चर 1 में डियर स्टूडेंट यहां पे देखिए, लेक्चर 1 में यहां पे देखिए स्टूडेंट, लेक्चर 1 में हम क्या सीखने वाले हैं। आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं, उसके बारे में देखेंगे। हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे कि आखिर ये चैप्टर है क्या, इसकी कहां कहां यूज है, किस तरीके का क्या फॉर्म है, क्या रूल्स हैं। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के सिंपल फॉर्म को क्लियर करेंगे और यहां से कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं एक एक करके आपको कंप्लीट कराऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि डियर स्टूडेंट कभी लिखा हुआ मिल जाता है कि 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कितने जीरो हुए जरा काउंट कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 9 जीरोज है जो 1 के साथ क्या है, एक रिलेशन में है। जरूरी नहीं है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है और भी बहुत सारे नंबर्स ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, है ना, जो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स में अपडेट होंगे। तो मैंने कहा कि इनको हमें स्मॉल करना है। तो डियर स्टूडेंट जैसे हम इनको स्मॉल करते हैं, शॉर्ट फॉर्म करते हैं, तो एक शॉर्ट फॉर्म होता है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो पहले शॉर्ट फॉर्म किया जाए। मैंने कहा हमने लिख दिया 1 और यहाँ पे कितने हैं, कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने लिख दिया 10 रेज टू द पावर 9। सर ये आपने क्या बोल दिया, अभी क्या बोला आपने, रेज टू द पावर। ये रेज टू द पावर क्या होता है, मैंने कहा सब बताने वाला हूं दोस्त, सब कुछ बताएंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने मतलब ये है कि 10 को 9 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इतने आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आप इसे यूनिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट इस तरीके से पैलेस में काउंट करेंगे तो इसको लिखने में, पढ़ने में, सीखने में, समझने में हर जगह प्रॉब्लम होता है, एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स है। तो डियर स्टूडेंट्स लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को आसान करने के लिए एक्सपोनेंट चैप्टर का यूज किया जाता है, जो हमने आपको यहां पे रिप्रेजेंट किया है। थोड़ा सा और डीपली समझिए। जैसे डियर स्टूडेंट हमने कहा कि भाई मीनिंग्स क्या है, तो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पहले जान ले, है ना। तो एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है थोड़ा सा जान लीजिए, फिर उसके बारे में थोड़ा सा और डीपली मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट कि द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। कुछ समझ में आया, पल्ले पड़ा ना, कोई बात नहीं, फिर से कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, सेंस को, कंसेप्ट का सेंस ये कहा जा रहा है आपसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को, है ना, इधर देखिए, कहां देख रहे हैं भैया, इधर इधर इधर, मैं इधर हूं। चलिए, लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को जब पावर के रूप में, है ना, एक्सप्रेस किया जाता है डियर स्टूडेंट, फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से दोबारा इसको समझना, ये समझ में आई तो चैप्टर खत्म। मैंने कहा लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को जब हम लोग, है ना,
पावर के रूप में, डियर स्टूडेंट, पावर के रूप में जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे कंसेप्ट को, ऐसे मेथड को हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? एक्सपोनेंट कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से एक बार और, चलिए। मैंने कहा डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार और, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को, लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स या लार्ज नंबर इन टर्म्स, ओके, बात समझ में आ रहा है? मतलब बड़े से बड़े, लार्ज मतलब क्या होता है? बड़ा, मतलब नंबरों का, संख्याओं का एक ऐसा, है ना, समूह जो क्या हो? बड़ा हो, है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं जब एक्सप्रेस करते हैं? किस में करते हैं? पावर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, पावर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, तो ऐसे मेथड को, ऐसे कंसेप्ट को डियर स्टूडेंट क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंट कहा जाता है। पल्ले पड़ा? समझ में आई? क्लियर है? ओके, थैंक यू, क्या बात है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, आप इसे नोट भी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए क्या दिया हुआ, आप परिचित होंगे, ये क्या है? अर्थ है डियर स्टूडेंट, अर्थ है। रुक जाइए, पेन को चेंज किया जाए, मजा नहीं आ रहा है, व्हाइट किया जाए तब मजा आएगा, है ना। ये अर्थ है डियर स्टूडेंट, ये अर्थ है। अर्थ का मास होता है, अर्थ का क्या मास होता है जरा जान ले। अर्थ का मास क्या होता है? अर्थ का मास क्या होता है डियर स्टूडेंट? जानते हैं, है ना। 5970 अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट में लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेट 5970, उसके बाद 000, ये देखिए कितना बड़ा है, ये अर्थ का मास है डियर स्टूडेंट, है ना। ये देख लीजिए 9 है, यहाँ 9700000000, भैया कहाँ जा रहे हैं? भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स इसको कहा जाता है। ये देख लीजिए अर्थ है और अर्थ का मास इतना किलोग्राम होता है डियर स्टूडेंट। मैंने कहा अब बताइए, ये तो अर्थ का हो गया, इसी तरीके से यूरेनस का भी होता होगा, और भी बहुत सारे हैं, सबका होता होगा थोड़ा बहुत। मैंने कहा कि अगर अर्थ के मास को यूरेनस के मास के साथ अगर हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, बात तो समझना है, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लार्ज नंबर, इतने बड़े नंबर है कि इसको लिखने में भी, पढ़ने में भी, सीखने में भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ करने में प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट। क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके, तो मैंने कहा सबसे पहले इसको स्मॉल किया जाए और स्मॉल करके थोड़ा सा आपको बताया जाए, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म के बारे में आपको तीसरे लेक्चर में बताए जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना, बने रहना हमारे साथ। ओके, थैंक यू, क्या बात है। तो देखिएगा मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं इसे, ठीक ना। मैंने लिख दिया 597 और देखिए यहाँ पे कितने जीरो है, जरा काउंट कर लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये देखिए 22 है। तो मैं इसको 597 इंटू 10 रेज टू दी पावर 22। सर ये क्या बोल दिया रेज टू दी पावर? ये रेज टू दी क्या है? अरे भैया कुछ भी नहीं है, समझिए जरा, समझिए समझिए। ये 10 रेज टू दी पावर बोला, मैं बता रहा हूं, टेंशन नहीं लीजिए। ये 22 है, ये रेज टू दी पावर है, इसके बारे में भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 22 हो गया, मतलब 10 को 22 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कहिएगा सर ये क्या बना? मैंने कहा ये सिंपल फॉर्म बना डियर स्टूडेंट, एक सिंपल फॉर्म बना। एक्सपोनेंट, बड़े से लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को हमने क्या कर दिया? छोटा कर दिया, जहां से थोड़ा सा आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं कि 500 है ना, 597 इंटू 10 रेज टू दी पावर 22, रेज टू दी पावर के बारे में चर्चा होगा, नो डाउट। थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये समझ में आया। उसके बाद डियर स्टूडेंट जब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाएंगे, तो मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म का एक कंसेप्ट होता है ना, जो m होता है वो ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू एंड लेस देन कितना होता है? 10 होता है डियर स्टूडेंट। इसका ये सेंस होता है जो आपको लेक्चर 3 में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मैं 5 लूंगा और 0.97 लूंगा इंटू 10, तो देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल लिया तो 2 डिजिट लेना पड़ेगा 22, और यहाँ पे हमें 100 लेना पड़ेगा। पल्ले ही नहीं पड़ा सर, क्या लिख दिया आपने? मैंने कहा भैया तीसरे लेक्चर में इसके बारे में खतरनाक लेवल पे डिस्कस होगा, आप टेंशन ना ले, मैं आपको केवल दिखा रहा हूं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो 5.97 इंटू 10 रेज टू दी पावर, यहाँ देखिए 22 है, और यहाँ पे कितना डियर स्टूडेंट? 10 रेज टू दी पावर 2 है। देखिए ये बेस सेम है, आपने कभी पढ़ा है जिस
कोई भी टॉपिक हो जिसका मल्टीप्लिकेशन टर्म हो, अगर उसका बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट हो जाएगा 5.97 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 को 2 में ऐड करेंगे तो क्या होगा भैया 24 हो जाएगा। ये जो है डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म का एक कंसेप्ट है ना। जो ये m है, ये जो है ना, ये हमारा m का काम करता है। ये जो m होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। समझ में आया? मतलब भैया 10 से छोटा और 1 से बड़ा हो जाए तो 1 भी। समझ में आया? इस तरीके से होता है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो मैंने कहा बस आपको ये जानना था कि सर ये लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसको हमने क्या किया, पावर के रूप में एक्सप्रेस करके एक ऐसा मेथड बनाया जिसे हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। और एक्सपोनेंट का ये आपका सिंपल फॉर्म है डियर स्टूडेंट, और ये जो आपका फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को बोलते हैं, जो लेक्चर नंबर 3 में इस पे बात करने वाले हैं। अब समझ में आया किस लिए आपको एक्सपोनेंट पढ़ना है? इसी सब के लिए पढ़ना है कि लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को हमें क्या करना है, छोटा करना है, और छोटे करके हम क्या कर सके, पढ़ सके, आसानी से लिख सके, आसानी से देख सके। हाँ भैया दिखाई तो दे ही रहा होगा चलिए, और आसानी से क्या कर सके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सके। समझ में आ रही है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए चलिए नेक्स्ट। अब यहां से डियर स्टूडेंट हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट ये देखिए आपकी सर्टेन है और यहाँ पे ये सन है, यहां से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस होता है, देखिएगा मैं जरा लिख रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए लेकिन मैं लिख सकता हूं। तो चलिए मैं दिखा रहा हूं आपको लिख करके। 14335 0 0 0 0 0 0 0 डियर स्टूडेंट इतना मीटर होता है समथिंग। क्लियर है? क्लियर है ना? जो सर्टन से सन का जो डिस्टेंस है वो इतना मीटर होता है। जरा सा एक और देख लेते हैं। सर्टेन से यूरेनस का जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट ये कितना होता है भैया, जरा ये भी जान लेते हैं। ये होता है 14390000000 मीटर समथिंग। क्लियर है? तो मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या बेटा, डिस्टेंस। कहां देख रहे भाई, इधर देखिए, मैं इधर पढ़ा रहा हूं, आप कहां देख रहे हो, उधर। अरे पानी भी पीना है, खाते रहना है, पढ़ते रहना है भैया, ठीक ना। ये डिस्टेंस हो गया। क्लियर है? मैंने कहा है ना, सर्टेन से सन का डिस्टेंस और यूरेनस का जो डिस्टेंस है देख लीजिए, लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स है कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना है। क्लियर है? तो मैंने कहा डियर स्टूडेंट इसी को हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। किस लिए? एक्सपोनेंट की सहायता से। एक्सपोनेंट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को, है ना, लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को पावर के रूप में एक्सप्रेस करके जब हम लोग है ना एक मेथड का यूज करते हैं तो उस मेथड का ही नाम डियर स्टूडेंट एक्सपोनेंट दिया गया। अब बताइए एक्सपोनेंट समझ में आया? आई बात समझ में भैया? समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से मैं समझ सकता हूं कि आपको क्लियर तरीके से अब समझ में आ गया होगा कि सर एक्सपोनेंट क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं भैया, पता चला? जी सर, लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को जब आप स्मॉल कर लेते हैं और एक्सप्रेस कर देते हैं, किसमें, पावर के रूप में एक्सप्रेस करके क्या बनाते हैं, एक मेथड के थ्रू आप छोटा बना लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमें एक्सपोनेंट का डिफिनेशन भी क्लियर हो गया और थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहां से हमें पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि लाइन बाय लाइन करते हैं। तो एक बार आप जल्दी से पानी वानी पी लीजिए ताकि मजा आने वाला है यहां से, ठीक ना। मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूं आपके साथ। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्त, तो इस बार मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के एक एक टॉपिक को, जैसा कि इधर देखो भैया, पानी वानी पी लिया जाए और देखा जाए बोर्ड पे, ठीक ना। जैसा कि मैंने कहा डियर स्टूडेंट, यहां पे मैंने लिख दिया है ना कि ए स्क्वायर, ऐसे कभी लिखा हुआ आपको मिल गया। आप इसको क्या करते हैं बताइए? आप इसको करते हैं सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा वेट वेट वेट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दीजिए, मजा नहीं आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पे हमने लिख दिया डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर लिख दिया। आप कहेंगे सर इसको तो हम ऐसे लिख देते हैं ए इंटू ए। मैंने कहा मैंने लिख दिया यहाँ पे ए क्यूब। आप कहेंगे सर मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटू ए इंटू ए, यस या नो। मैंने कहा मैंने यहाँ पे लिख दिया ए
A4, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A यस या नो? यस या नो डियर? क्यों ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स 3 है तो 3 टाइम्स 4 है तो 4 टाइम्स। सबको पता है ना कि किसी चीज का जो पावर होता है ना उसको उतने टाइम्स में लिख दिया जाता है। यस या नो? तो मैंने कहा याद रखेंगे, ये नेचर है, मैं एक एक करके नेचर कंप्लीट कर रहा हूं, है ना। नेचर नंबर 1 में हमने ये देख लिया, रुक जाएंगे, नेचर नंबर फर्स्ट, चलिए नेचर नंबर सेकेंड, आसानी से नेचर नंबर थर्ड, नो डाउट। और चलिए एक और लिख देता हूं मैं, नेचर नंबर 4। क्या मैं ए रेस टू द पावर अगर यहां एन कर दूं तो आप क्या करेंगे? आप तो कहेंगे सर ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू, अरे भैया डैश 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 करते करते आएंगे कि नहीं आएंगे आप? जी बिल्कुल आएंगे। कहां तक आएंगे? तो ए रेस टू द पावर एन तक। अब कहेंगे सर ये रेस टू दी पावर क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है। पड़ेगा पड़ेगा भाई, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ पल्ले पड़ेगा। मैंने कहा ये हमने लिख दिया ए रेस टू दी पावर एन, मतलब डियर स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि ए को कितने टाइम्स? एन टाइम्स। अब एन का क्या मतलब है? यहां एन का सीन क्या है? यहां एन का सीन क्या है? एन का सीन है नेचुरल नंबर डियर स्टूडेंट, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर डियर स्टूडेंट। एन का सीन क्या है डियर स्टूडेंट? नेचुरल नंबर का सीन है ना। एन जो है नेचुरल, भाई नेचुरल नंबर क्या है भैया? जब आप काउंट आउट करते हैं ना, अ नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। आप गिनती उनती आता है एक से, जैसे 1 2 3 4 5, जब आप 1 से काउंट करते हैं तो नेचुरल है, 0 से काउंट करते हैं, 0 से काउंट नहीं होता है भैया, 0 को ऐड कर दिया जाता है नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर हो जाता है। समझ में आई? तो इसको हम बोल सकते हैं नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। कुछ समझ में आया? जी सर समझ में आया। अब थोड़ा सा और समझना है, समझ लीजिए। मैंने कहा कि डियर स्टूडेंट जैसा कि हमने लिख दिया यहां पे, अब समझेंगे नेचर नंबर 5 में। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, अब आएगा, इस बार आएगा। मैंने कहा ये जो ए रेस टू द पावर हमने एन लिख दिया है, इसी के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। तो डियर स्टूडेंट ये जो ए है इसे बोला जाता है ना, बेस, इसे बेस बोलते हैं, और इसे बोला जाता है डियर स्टूडेंट एक्सपोनेंट, और इसको डिग्री बोला जाता है। एक्सपोनेंट बोलिए या डिग्री बोलिए। और डियर स्टूडेंट आप जब बोलते आ रहे हैं ना बचपन से कि ये जो एन है ये पावर है, ये पावर वरना है। हाँ बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, आज के बाद से पावर बोलना छोड़ दीजिए। ये जो टोटल एक्सपेरिमेंट जो होता है डियर स्टूडेंट, ये टोटल जो एक्सपेरिमेंट जो होता है, ये टोटल जो एक्सपेरिमेंट जो होता है, ये एक के साथ एन का जो एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट? ये हमारा क्या है? इस टोटल एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं पावर। इस टोटल एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? पावर बोलते हैं। अब क्लियर हुआ? अब बात समझ में आई? हाँ सर थोड़ा सा तो समझ में आया है, थोड़ा नहीं पूरा समझ में आना चाहिए। तो अब इसे क्या बोलेंगे? जैसे हमने लिख दिया डियर स्टूडेंट कि ए रेस टू दी पावर एम, तो बताइए ये ए रेस टू दी पावर एम जरूरी तो नहीं है कि हमेशा एन रहेगा। इसे क्या बोलेंगे? 5 रेस टू दी पावर 2। इसे क्या बोलेंगे? 7 रेस टू दी पावर 7। क्लियर हो रहा है? तो आप अब ऐसे नहीं बोलेंगे, इस तरीके से बोलेंगे, है ना। अब पावर ओवर नहीं बोलना भैया, पावर ओवर नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है आपको? अब क्या बोलना है? रेस टू दी पावर बोलना है। इसको क्या बोलेंगे आप जल्दी बताइए? ए रेस टू दी पावर एम। इसको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? 5 रेस टू दी पावर 2। क्लियर है? इसे क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? 7 रेस टू दी पावर 7। यस या नो? क्लियर हुआ? बात समझ में आई? गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ गई है तो, नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना, कि ए रेस टू दी पावर एम, ए 5 रेस टू दी पावर 2, 7 रेस टू दी पावर 7। जरूरी नहीं है, थोड़ा देर अगर आप ऐसे भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। ए का एक्सपोनेंट क्या है? 5 है, सॉरी ए का एक्सपोनेंट क्या है? m है ना। 5 का एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। आप इसे एक्सपोनेंट बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, लेकिन ज्यादा ये रहेगा कि अगर आप ये बोले तो बहुत अच्छा है। जैसे हमने लिख दिया है ना कि ए रेस टू दी पावर n, तो इसको बोलेंगे कैसे? अब मैं लिख ही देता हूं यहां पे, ए रेस टू दी पावर n। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? आप तो बता दीजिए, अब कुछ बोलते ही नहीं है आप तो मैं क्या करूं। अब क्लियर हुआ?
तो क्या बोलेंगे a रेज टू द पावर n। अब आज के बाद से ये पावर ओवर बोलना बंद कर दीजिए, ये पावर नहीं है, ये एक्सपोनेंट है, डिग्री है, और ये जो आपका बेस है ये टोटल एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट, टोटल जो एक्सपेरिमेंट है इधर दिखाई दे रहा है रेड वाला से जो मैंने किया है ना, जो हमने घेर दिया है रेड वाला का, टोटल एक्सपेरिमेंट को डियर स्टूडेंट हम लोग पावर बोलते हैं। क्लियर हुआ? इस तरीके से नेचर 1, नेचर 2, नेचर 3, नेचर 4 और नेचर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। तो फटाफट से आप जल्द से नोट कर लेंगे क्योंकि हम लोग चलने वाले हैं नेचर 6 की तरफ। ओके, चलिए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट, अब देखिए, मैंने कहा डियर स्टूडेंट, पहले ही मैं बता चुका था कि सिंपल फॉर्म ही हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो सिंपल फॉर्म का पहले टोटल लॉज को कंप्लीट करेंगे, रूल्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए 5 के बाद हम लोग 6 नंबर पे आते हैं, है ना। 6 को देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। 6, नेचर नंबर 6, नेचर नंबर 6 डियर स्टूडेंट, कैसा नेचर है भाई? मैंने कहा a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n। इस तरीके से अगर कोई कंसेप्ट आपको मिल जाए या दिख जाए तो आप जल्द से बताइए यहाँ बेस सेम है कि नहीं है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बेस सेम है कि नहीं है? जी सर, बेस तो सेम है। मैंने कहा बेस तो सेम है और आपने भी कहा बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कि a रेज टू द पावर m प्लस n। कोई दिक्कत है? एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से डियर स्टूडेंट हम लोग नेचर 7 की तरफ चलेंगे, है ना। नेचर 7, टेंशन नहीं लीजिए, मैं एक एक करके क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, ठीक है। पहले कंसेप्ट आराम के साथ सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे हमने लिख दिया a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n इंटू ए रेज टू द पावर p। तो क्या इसको कैसे लिखा जा सकता है बताइए? क्या यहाँ पे बेस सेम नहीं है? मैंने कहा जी बिल्कुल है। यहाँ पे देख लीजिए, आपका बेस सेम है कि नहीं है? जी सर, बिल्कुल सेम है। कहाँ देख रहे हैं? इधर देखिए, बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो तो a रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n प्लस p हो जाएगा। क्लियर है डियर? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? हाँ सर, 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, 5 टाइम्स हो या फिर कितने टाइम्स हो, बेस सेम होनी चाहिए। जब बेस सेम हो गई, एक्सपोनेंट को रेज टू द पावर को नहीं भैया, रेज टू द पावर को ऐड कर लिया जाए। क्लियर है? समझ में आई? जी सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेचर नंबर कितने में? 8 में। अब ये देखेंगे बेस सेम तो देख लिया, अब बेस डिफरेंट देखेंगे। जैसे मैंने कहा डियर स्टूडेंट, a रेज टू द पावर m हो और यहाँ पे मल्टीप्लाई में b रेज टू द पावर दिखेगा। इधर देखिए, इधर 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 देखने को, है ना। b रेज टू द पावर यहाँ पे देख लीजिएगा m ही हो, समझ रहे हैं? यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, अभी बेस सेम था, अभी चेंज हो गया, बदल गया, बेस क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीख लेंगे भाई, बेस चेंज हो या नहीं हो या डिफरेंट हो। मैंने कहा बेस सेम था तब तो समझ में आया, एक्सपोनेंट को ऐड कर देना है भैया। बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड करें, रेज टू द पावर को ऐड करें, डिफरेंट है तो क्या करें? इधर देखेंगे तब समझ में आएगा ना। तो देखिए, क्या करें? नहीं, कुछ भी नहीं करना। इधर देखिए, ये देखिए डिफरेंट है, ये क्या डियर स्टूडेंट? डिफरेंट है। तो मैंने कहा जब डिफरेंट हो तो क्या करना है, समझना है। तो मैंने कहा कि a और b को मल्टीप्लाई कर देना है ना। आज जो एक्सपोनेंट जो सेम है उसको एक बार ऐसे कर लेना है। क्लियर हुआ? चलिए, अगर क्लियर हो गया है तो मैं कहूंगा कि इसका एक और नेचर देख लिया जाए, नेचर नंबर 9। चलिए मैं एक बार और लिख देता हूं, नेचर नंबर 9। नेचर नंबर 9, मैंने कहा a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m इंटू सी रेज टू द पावर m। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट? डिफरेंट है कि नहीं? जी सर, ये बेस तो देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है, डिफर है, डिफरेंस है ना। मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। देखिए, a है, b है, c है, अलग अलग है, सेम नहीं है भैया। तो अलग अलग हो तो कुछ नहीं करनी है, इस a को, b को और c को मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट को क्या करना है? ऐसे लिख देना है या फिर रेज टू द पावर को लिख देना है। देखिए, जब बेस डिफरेंट होगा तो एक्सपोनेंट सेम होगा या फिर रेज टू द पावर सेम होगा, और जब रेज टू द पावर सेम होगा तो बेस डिफरेंट होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, अब बेस डिफरेंट है तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? ओके, क्या बात है। चलिए अब इस पे 2 क्वेश्चन कर लिया जाए, थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा इस पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए। मैंने कहा कहीं क्वेश्चन पे लिया हुआ था कि 5 रेज टू द पावर 2 और यहाँ पे लिखा हुआ था कि 5 रेज टू द पावर यहाँ पे मान लेते हैं 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपसे पूछ दिया गया कि सर इसका आंसर क्या होगा, या फिर आप हमसे पूछिए या मैं आपसे पूछ दूं। तो आप कहेंगे सर बेस तो सेम है, तो करना क्या है?
आंसर ला दो। मैंने कहा कैसे लाऊं, आपने कहा सर 5 कर लिया जाए और 2 + 3 को कर लिया जाए। मैंने कहा 5 रेज टू द पावर 2 + 3 कितना हो गया, 5 रेज टू द पावर कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 5। और 5 रेज टू द 5 भी आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, कर लिया जाए। 5 × 5 × 5 × 5 × 5 डियर स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 5 5 25, 5 5 25, 25 को 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा, और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 5 5 जा 25 के लिए 5, कैरी कितना हो गया 2, और 5 2 जा 10 और 2 12 के लिए 2, और फिर हो गया कितना 1, और 5 6 जा 31 31। आंसर आया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड करके आंसर निकाला जा सकता है, नो प्रॉब्लम। क्या बात है, क्या बात है सर, ये तो कमाल का हो गया। मैंने कहा एक और कमाल का क्वेश्चन यहां भी दिखाने वाला हूं मैं आपको। चलिए ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, और इसका भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर यहाँ भी 1 कर देता हूं मैंने कहा चलिए क्वेश्चन में लिखता हूं। मैंने कहा 2 रेज टू द पावर 3 और इंटू 3 रेज टू द पावर 3। देखिए तो बेस डिफरेंट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम था, एस फॉर सेम और डी फॉर डिफरेंट। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आंसर क्या होगा, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर दे करके छोड़ूंगा मैं। मैंने कहा कैसे लिखा जाएगा सर, तो 2 × 3 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 3। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, लिसन, 2 × 3, मैंने कहा बेस डिफरेंट है, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, और रेज टू द पावर क्या डाल दिया 3 डाल दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 रेज टू द पावर 3। अब इसका आंसर क्या होता है भाई, ये तो 6 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा 3 टाइम्स, 6 × 6 × 6। डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, और फिर 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या होगा, थोड़ा नीचे नहीं इधर साइड में लिख देता हूं, कितना होगा 6 6 जा 36 के लिए 6, और होल कितना होगा बेटा 3 है ना 36 के लिए, और 6 3 जा 18, 18 और 3 18 19 20 21। क्या बात है, मुझे तो पता है, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं स्क्वायर पढ़ाने वाला हूं तो बताऊंगा आपको, मतलब जरूरत पड़ेगा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है बताऊंगा, स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा लास्टली में, ठीक है, और स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा निकालना सिखाऊंगा मल्टीप्लाई करके, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है ना, 216 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्त, तो आप जल्दी से जल्दी फटाफट नोट कर लिया जाए। मैं हट जा रहा हूं भाई, नोट कर लीजिए, कर लिया आपने नोट या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसे नोट करते चलिए, लाइन बाय लाइन एक एक चीज को कंप्लीट करने वाला हूं मैं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, 9 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 10 नंबर पे। चलिए स्टार्ट 10 नंबर, नेचर नंबर 10। तो नेचर नंबर 10 को हम लोग कंप्लीट करेंगे डियर स्टूडेंट, है ना। ये कहाँ गया भाई, नेचर नंबर 10, हाँ हाँ, चलिए 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 नेचर नंबर 10, एन ए, ऊपर से क्यों नहीं आ रहा, वेट वेट, नेचर नंबर 10, चलिए 10 नंबर पे देखेंगे स्टूडेंट, देखेंगे जैसे a रेज टू द पावर m और डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, इसको समझना है, समझना है भैया, बढ़िया से समझना है, समझिए a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, ये दोनों फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, नो डाउट, इस तरीके से। क्लियर है, अभी यहां पे कंडीशन बनते हैं, है ना, तो आपको ज्यादा कंडीशन नहीं, बस सिंपल सी फॉर्म आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक ना, है ना, ज्यादा हाई लेवल का नहीं। तो मैंने कहा एक कंडीशन बनता है जिसको समझना है डियर स्टूडेंट, कि मैंने कहा जब m जो है ग्रेटर हो, m जो है डियर स्टूडेंट ग्रेटर हो n के लिए, जब m ग्रेटर हो n के लिए तो कैसा फॉर्म बनता है, यहां पे देखेंगे m जब ग्रेटर हो n के लिए, मैंने कहा रेज टू दी ए रेज टू दी पावर m, यहां देखेंगे ये जो m जो है और ये n जो है, इसमें कौन ग्रेटर होना चाहिए, m ग्रेटर होना चाहिए, मतलब जब m बड़ा हो n के लिए तो यहाँ पे फॉर्मूला ये क्रिएट होता है कि a रेज टू दी पावर m माइनस n। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ दोस्त। तो जब कभी भी डिवाइड का फॉर्म हो तो हम क्या करेंगे, m में से माइनस को n को माइनस कर लेंगे, ठीक है।
थोड़ा सा और सोचना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल समझ लीजिए। मैंने कहा जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन हो तो ऐसा हो गया, है ना, और यहां पे देखेंगे, और यहां पे सेकंड नंबर पे देख लेंगे, जैसे कभी n जो है ग्रेटर हो जाए m के, तो इस सिचुएशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहां भी समझ लेना है थोड़ा सा। कभी कभी होता क्या है कि जो m जो हो जाए वो इक्वल हो जाए n के। मैंने कहा समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो 2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? m n के n यहां पे, अब मैं कह रहा हूं कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, भाई कहां देख रहे हैं भाई, इधर देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज यहां देखेंगे, लिसन। मैंने कहा कि n मैंने जिससे डिवाइड किया वही वाला बड़ा हो गया। भाई जिससे डिवाइड करे वही बड़ा है, हाँ हाँ बिल्कुल वही बड़ा है, जी जी बिल्कुल चलिए, और जिसमें कर रहा हूं छोटा है, कौन? एक्सपोनेंट, कौन? रेज टू दी पावर। तो मैंने कहा क्या होगा सर, यहां पे ऐसा फॉर्मेट बनेगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन, ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ए रेज टू दी पावर n माइनस m। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वही वाला अगर बड़ा हो जाता है तो 1 अपॉन ए रेज टू दी पावर n माइनस m हो जाएगा। क्लियर है? और जब ये दोनों सेम हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर आपका 1 हो जाता है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला 1 हो जाता है। आपने कहा कैसे? कहिए वेट वेट वेट, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल a raised to the power m divided by a raised to the power n। डियर स्टूडेंट यहां पे मैंने कहा कि जो m है, मैंने कहा कि जो m है वो इक्वल है किसके? n के। क्लियर है? मैंने कहा जो m है वो इक्वल है किसके? n के। आपने कहा जी सर बिल्कुल, कहिए और आगे कहिए क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा जब हुआ तो यहां पे हम लिखेंगे a raised to the power m माइनस n। क्लियर है? फॉर्मूला तो यही कहता है ना, पहला वाला। मैंने कहा मैंने मान लिया थोड़ा देर के लिए। अब m n के इक्वल है डियर स्टूडेंट, ए रेज़ टू द पावर m, n की जगह पे मैं m को रख दूंगा तो ये m हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आप ही बता दीजिए, m m जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ए रेज़ टू द पावर का बचेगा, कट करके तो 0 हो जाएगा। सर तो ए रेज़ टू द पावर 0 आंसर होगा ना? मैंने कहा नहीं भैया, जब कभी भी, है ना, कंडीशन में ए रेज़ टू द पावर 0 आ जाता है ना, तो वहां पे आंसर क्या हो जाता है? 1। किसी भी, समझिए, किसी भी वेरिएबल्स, किसी भी कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल्स, है ना, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर एक्सपोनेंट 0 हो जाता है, अगर रेज टू द पावर 0 हो जाता है, तो डियर स्टूडेंट उसका वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल 1 हो जाता है। इधर देखिए, बहुत इधर उधर भाग रहे हैं आप लोग, ठीक ना? इतने मजा आ रहा है पढ़ाने में, इतने मजे से एक एक टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है आपके लिए। हाँ बिल्कुल, दिन रात एक किया जा रहा है, और आप हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं चलिए इधर देखिए, तो यहां देखेंगे, और ये तुरंत आने वाला भी, ए रेज टू द पावर 0 हो गया भैया। एक्सपोनेंट हो, कांस्टेंट हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, वेरिएबल्स हो, जो हो आप हो, अगर आपका एक्सपोनेंट 0 कर दूं तो आप अभी 1 हो जाइएगा। समझ में आया? समझ में आया? जी हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। इसीलिए यही 1 जो डियर स्टूडेंट यहाँ आपको दिख रहा है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने नेचर नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया है। क्या बात है, आप फटाफट से नोट कर लेंगे, और मैं फिर नेक्स्ट करने वाला हूं नेचर नंबर 11। क्या बात है, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट नेचर नंबर 11 के बारे में, नेचर नंबर 11 को थोड़ा सा प्यार से देखेंगे, है ना। चलिए, मैंने कहा ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं, अब ये थोड़ा सा प्यारा है, समझिएगा। ए रेज टू द पावर m हो, और यहां पे डियर स्टूडेंट ब्रैकेट दे करके n दे दिया गया हो। इस तरीके का अगर कंडीशन आ जाता है कि ए रेज टू द पावर m हो, आप ब्रैकेट में दे करके n दे दिया जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ ब्रैकेट है तो ये ए रेज टू द पावर हो जाएगा m इंटू n। क्लियर है? m इंटू n। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए क्या बात है। इस तरीके से एक और नेचर में दे देता हूं, एक और नेचर में कर लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या ऐसे भी तो हो सकता है डियर स्टूडेंट कि नेचर नंबर 12 में क्या इस तरीके से भी तो क्वेश्चन अरेंज हो सकता है कि ए रेज टू द पावर m, और ब्रैकेट यहां पे दे दिया गया n, और यहां पे फिर एक कॉर्ली ब्रैकेट के साथ ऐसे दे दिया गया mnp मान लेते हैं, तो यहां पे कैसा कंडीशन होगा? बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। मैंने कहा जैसे बेस, बेस देखेंगे। अब यहां पे सवाल है कि ये बेस जो है हमारा सिंगल ही रहेगा, यहां पे बार बार बेस सेम हो जाता था, डिफरेंट हो जाता था, लेकिन नहीं, यहां बेस सेम होगा। बस यहां देखना है कि एक्सपोनेंट के बीच, एक्सपोनेंट के बीच का जो रिलेशन है वहां पे हमारा ब्रैकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्मॉल ब्रैकेट, कॉर्ली ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट। क्लियर है? अगर आ जाता है तो एक्सपोनेंट को क्या किया जाता है?
कुछ भी नहीं किया जाता है, मल्टीप्लाई में लिख लिया जाता है। तो आपका हो जाएगा ए m इंटू एन इंटू पी। क्लियर है डियर? तो चलिए इस पे भी एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि आप लोग आसानी के साथ सीख जाएं। चलिए क्या बात है, जब मैं देख ही लेता हूं, एक एग्जाम्पल कर लिया जाए। भाई दिख नहीं रहा है, चलिए अब दिखने लगा। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने कहा डियर स्टूडेंट कि 2 रेज टू द पावर 2 और फिर रेज टू द पावर 3, तो इसका क्या होगा सर? क्या होगा आंसर? मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा, बस यहाँ पे देखेंगे इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, है ना। मैंने कहा 2 रेज टू द पावर 2 है और ब्रैकेट में क्या दे रखा है? 3 है। सर एक्सपोनेंट के साथ कैसा रिलेशन है ब्रैकेट का? मैंने कहा कुछ भी नहीं डियर, आप क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू 3 कर लेंगे, तो डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 3, 2 जा 6। अब इसका सेंस ये होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। दैट इज कॉल्ड 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। समझ में आ रही है? जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। 64 विल बी करेक्ट आंसर। आ चुका? इस तरीके से आप कर सकते हैं, नो डाउट। उसी तरीके से डियर स्टूडेंट एक बार और कर सकते हैं। मैंने कहा चलिए एक और एग्जांपल कर लेता हूं, मैं एक और एग्जांपल कर लेता हूं आपके लिए, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 2 रेज टू द पावर 2 और यहाँ ब्रैकेट डाल दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया 3 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया और फिर यहाँ लिख दिया 2 और मैंने पूछ दिया इसका क्या होगा आंसर, बताइए बताइए। तो आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बता के दिखाते हैं, रुक जाइए। मैंने कहा चलिए देख लिया जाए, मिल करके बनाएंगे, मिल करके बनाएंगे डियर स्टूडेंट, मिल करके बनाएंगे तो मजा आने वाला है, मिल करके ही कोई काम होता है। चलिए अब मैंने कहा यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट ब्रैकेट के साथ में है कि नहीं है, यहाँ पे भी था कि नहीं था, तो जब था तो मल्टीप्लाई किया जाएगा, कर लिया जाए, सीधा सीधी बात है। मैंने कहा मैंने कर लिया 2 रेज टू द पावर 2 इंटू, यस या नो। चलो भाई क्वेश्चन एक बार और लिख देता हूं, आप लोग कहेंगे सर पिछली बार लिखे थे और इस बार नहीं लिख रहे हैं। चलिए लिख देता हूं मैं, क्या है क्या है बताइए बताइए बताइए। यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा यहाँ पे चलिए यहीं से कर लेते हैं। दिया है कि 2 गिवन है, 2 रेज टू द पावर 2 स्मॉल ब्रैकेट रेज टू द पावर 3 कर्ली ब्रैकेट रेज टू द पावर 2। डियर स्टूडेंट यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। सो हमारा हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो मैंने कहा यार 2 रेज टू द पावर 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर 12। अब इसका सेंस ये होगा कि 2 को कितने टाइम्स? 12 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी के साथ आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आसानी के साथ आराम से कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन आप करके इसको लिखेंगे, आंसर लिखेंगे और मैसेज में भी डालेंगे, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं सोचे कि सर बड़ा हो गया तो आपने नहीं किया। साहब मैं तो 10,000 को 10,888 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, लेकिन मैंने कहा आप तो पहले कीजिए, आप भी तो कुछ सीखिए, है ना। ओके नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आ रहा है। तो नेचर हम लोगों ने कौन सा सीख लिया? 11 और 12 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब थोड़ा सा 2 नेचर और बचा हुआ है, भागना नहीं है, बस रुकना है, समझना है। वेट, 12 के बाद 13 नंबर देखते हैं। आप लोगों ने नोट किया है? नहीं किया? नहीं किया नोट? नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके थैंक यू। नेक्स्ट 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 स्लाइड में चलते हैं। कितने नंबर हो गए थे? कितने नंबर हो गए थे जरा मैं देख लूं। 12 हो गया है, अब 13 की बारी आ गई है। तो चलिए 13 नंबर देखते हैं। आजा भैया, किधर गया? ओहो 12 12 13, वेट वेट वेट, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया, थोड़ा सा डियर पैनल आगे चला गया था, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा आ गया, कोई बात नहीं है। 10 हो गया, 11 हो गया,
बहुत फास्ट करने वाले हैं। 12 हो गया, 13, क्या बात है। चलिए 13 से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा नेचर नंबर 13, अब यहां पे समझेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि ए रेज टू द पावर एम हो और यहां देख लीजिए ब्रैकेट नहीं है, यहां एन है, विदाउट ब्रैकेट है, समझिएगा। यहां पे ब्रैकेट नहीं है, तो जहां पे ब्रैकेट होता है वहां पे मल्टीप्लाई होता है, और जहां पे ब्रैकेट नहीं होता है वहां पे क्या होता है अब इन दोनों में डिफरेंस है। ए रेज टू द पावर एम और एन जो है ये कभी भी डियर स्टूडेंट ये इक्वल नहीं है, समझिएगा। ये इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है ए रेज टू दी पावर एम और यहां अगर ब्रैकेट डाल दिया जाता है एन के, तो समझ में आ रहा है। ए रेज टू दी पावर एम एन, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको ऐसे लिख दिया, तो सेकंड ऑफ ऑल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रेज टू दी पावर, थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, हाँ नीचे लिख रहा हूं मैं। अगर ऐसे भी आप लिख सकते हैं सेकंड ऑफ ऑल आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रेज टू दी पावर एम और यहां आपने डाल दिया ब्रैकेट और यहां पे डाल दिया एन, ये इक्वल नहीं है किसके, तो ए रेज टू दी पावर एम और एन के। क्यों सर, क्यों नहीं है? मैंने कहा इसलिए इक्वल नहीं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसका दोनों का सेंस अलग अलग होता है ना, दोनों का जो सेंस है वो अलग अलग होता है। कैसे सेंस अलग होता है सर? यहां पे जो है समझना है, बहुत अच्छी टॉपिक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे टर्म्स को टाइम्स किया जाता है, ठीक है, टर्म्स को टाइम है ना, एम को एन टाइम्स पहले किया जाता है, और यहाँ पे डायरेक्ट मतलब यहाँ पे टीटी का फॉर्म आ जाएगा। अरे वो ट्रेन वाला टीटी नहीं, टर्म्स को टाइम्स करना है, एम को एन टाइम्स करना है डियर स्टूडेंट। एम को एन मतलब टर्म्स को टाइम्स करना है, एम को एन टाइम्स मतलब जितने बार होगा उतने बार पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर ए का एक्सपोनेंट बनाना है, उसके बाद फिर ए का रेज टू दी पावर बनाना है, यस या नो। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है भाई, आप पहले से जानते हैं सर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल मैं कर देता हूं आपके लिए फटाफट से, ताकि आप सीख जाएं। एग्जाम्पल नंबर डियर स्टूडेंट 1, जैसे मैंने कहा कि 2 रेज टू दी पावर 3 और यहां पे मैंने डाल दिया और यहां पे कर दिया 2, देखेंगे, और यहां पे कर दिया डियर स्टूडेंट, ये देख रहा हूं कि मैंने थोड़ा देर के लिए मान लिया कि ये इक्वल है ना, 2 रेज टू दी पावर 3 और ब्रैकेट में कर दिया यहां पे डियर स्टूडेंट 2। क्लियर है? क्लियर है? दिख रहा है सर? सेम दिख रहा है। 2 बेस है, एक्सपोनेंट 3, फिर उसका एक्सपोनेंट 2, और यहाँ 2 3 2, मतलब बस यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट है। क्लियर है? ओके। मैंने कहा इस तरीके का सिचुएशन अगर आ जाता है तो ये इसके इक्वल नहीं है। कैसे? अब मैं करके दिखाता हूं। यहाँ पे टीटी टर्म्स को टाइम्स करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, मतलब 3 का स्क्वायर अगर है तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होगा, यहाँ पे करना होगा कि 3 इंटू 2 करना होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3, खूब बढ़िया से देखेंगे, और यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब ये देखिएगा, दिस इज इम्प्लाइड दैट, मैं थोड़ा देर के लिए इक्वल मान लेता हूं, थोड़ा देर के लिए मैं इक्वल मान लेता हूं कि अगर ये इक्वल है, चलिए हटा दिया मैंने, लेकिन लास्टली क्या होता है हम देखेंगे। समझ में आ रहा है? मैंने कहा टर्म्स को हमने टाइम्स किया, 3 को 2 टाइम्स किया, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, यहाँ पे डियर स्टूडेंट 2 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा 9, देखिए 3 3 जा 9, और यहाँ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 है, 3 2 जा 6। मैंने कहा यहाँ ब्रैकेट था तो मल्टीप्लाई, यहाँ टर्म्स को टाइम्स किया तो 3 3 जा 9। मैंने कहा डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3 का स्क्वायर हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो स्क्वायर टर्म जो है मल्टीप्लाई टर्म से ग्रेटर होता है डियर स्टूडेंट, है ना। कभी एक सिचुएशन में नहीं हो सकता है, जैसे 2 का पावर 2 हो और 2 इंटू 2 हो, ये सिचुएशन में इक्वल हो जाएगा, देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और यहाँ भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। बाकी हर सिचुएशन में स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, अगर उसी सिचुएशन में उसी डिजिट्स को लिया जाए तो बड़ा हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखिए हमने 2 रेज टू दी पावर 6, अब आप ही बताइए 2 को यहाँ 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 2 को यहाँ 6 टाइम, क्या इक्वल है? यहाँ 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो अगर मैं कर दूं थोड़ा देर के लिए ऐसे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार हुआ, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कर दिया हमने 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स।
मैंने यहाँ से कैंसिल करना भी शुरू कर दिया। चलो भैया कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ सब कट गया। 2 से मैंने कैंसिल किया 1 टाइम से, 1 1 1 1 1 1। अब इसको भी 2 से 2 2 2 2 4 5 6, 1 बार में 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 1 बार में। मैंने कहा यहाँ बच गया 2 2 2 जा 4 2 जा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ तो सब कट गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल 1। क्या कभी 1 6 के इक्वल हो सकता है? यस या नो? क्या कभी 1 6 के इक्वल हो सकता है? सर नो, नहीं हो सकता सर, कभी नहीं हो सकता। इसलिए 6 अगर 1 के इक्वल नहीं है तो देखिए रेड पेन आ गया, खतरा का निशानी। मतलब डियर स्टूडेंट, ए रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n हो वो कभी नहीं इक्वल हो सकता है रेज टू द पावर m अब ब्रैकेट डाल करके n हो, इसके इक्वल नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ पे कंडीशन भी लिख दिया है, कंसेप्ट भी लिख दिया है और कंसेप्ट के थ्रू हमने आपको एग्जांपल भी अच्छे तरीके से दे दिया है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्या समझ में आई? यस सर बिल्कुल, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। तो फटाफट से आप नोट करेंगे। हाँ जी, कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए, फ्रैक्शन फॉर्म का लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं, है ना। लास्ट 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 प्लीज लास्ट। नेचर नंबर डियर स्टूडेंट 13 हुआ था क्या? जरा देख लूं मैं 13 हुआ था, 14 चलेंगे। 14 नेचर नंबर 14 को कंप्लीट करेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट ए रेज टू द पावर 0 सबसे आसान ए रेज टू द पावर 0। ए रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है आप बताएंगे? ए रेज टू द पावर 0 का मतलब डियर स्टूडेंट 1 हो जाता है। बस आपको इसको याद रखना है ना। अब आप कहेंगे सर इसको प्रूफ करके दिखाइए। मैंने कहा ये प्रूफ हो सकता है, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है, प्यारा सा है। चलिए मैं दिखा भी देता हूं आपको। जैसा कि मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट, इसको हमने बोल दिया कि ये LHS है, LHS है ना, और इसको हमने बोल दिया ये RHS है, RHS है, LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हमने कहा अगर मैं थोड़ा देर के लिए RHS को लिख दूं, RHS, यहाँ पे पॉइंट भी डाल देते हैं, RHS को हमने 1 ले लिया। अगर मैं बोलूं कि 1 को हमें इस फॉर्म में लाना है, 1 की जगह पे मैं A/A लिख दूं तो क्या ये गलत हो जाएगा? नो सर, ए को आप कट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट लिखूंगा A और ये अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, हमने यहाँ पे A लिख दिया। डियर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा देर के लिए आप देखेंगे तो यहाँ भी इसका एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ भी 1 है। मैंने कहा अगर 1 1 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि ए रेज टू द पावर जब डिवाइड का फॉर्म होता है तो m में से n को माइनस कर लिया जाता है। मैंने कहा कि मैं गया माइनस करने तो 1 - 1 हो गया, और 1 - 1 होने की वजह से ये 1 1 कट के कैंसिल हो गया। इसलिए देखिए हमारा आंसर आ गया, ए रेज टू द पावर कट करके कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद डियर स्टूडेंट 1 को 1 के साथ कैंसिल किया जाता है तो 1 आता है, लेकिन 1 को इस तरीके से 1 के साथ कैंसिल किया जाता है तो डिस्टेंस 0 आता है। कुछ समझ में आता है? आपको कुछ समझ में आता है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो समझने का प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए। आप आ गई बात समझ में? चलिए गुड, क्या बात है। इसलिए यहाँ पे सिंपल फॉर्म में कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। देखिए दिस इज इंप्लाइड एट आपका आ गया LHS, प्रूफ भी कर दिया हमने जी। तो इस पे 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे कर लूं। मैंने कहा अगर मैं लिख दूं कि 5 रेज टू द पावर 0 इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे आप? 5 रेज टू द पावर 0 इसका आंसर क्या होगा? 5 रेज टू द पावर 0 इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर एक ही होगा, 1। मैंने कहा जी बिल्कुल सही। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने कहा 7 रेज टू द पावर 0 कर दिया सर तो इसका भी आंसर 1। 8 रेज टू द पावर 0 कर दिया सर, इसका भी आंसर 1। समझ में आ रहा है? आ रहा है जी समझ में? एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए एग्जाम्पल नंबर एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं, 999 रेज टू द पावर 0 इक्वल टू आंसर हो जाएगा 1। हर सिचुएशन में डियर स्टूडेंट अगर कोई भी नंबर हो, सिंपल फॉर्म हो, जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन के लिए मैं बता देता हूं। एक और एग्जांपल देख लीजिए डियर स्टूडेंट 5 में। मैंने कहा 7 अपॉन अगर 99 रेज टू द पावर अगर ऐसे 0 हो जाए तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब सिंपल फॉर्म हो या फिर फ्रैक्शन फॉर्म हो, डियर स्टूडेंट सिंपल फॉर्म हो या फिर फ्रैक्शन फॉर्म हो, सबके लिए अगर जिसका एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा या रेज टू द पावर 0 हो जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? पहले नहीं समझ में आ रही थी, अब तो समझ में आ गई होगी। चलिए तो नेचर नंबर 14 कंप्लीट हो गया। लास्ट एक 15 को कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा है आपको सीखने वाला है।
इसलिए मैंने कहा दिखाई देते हैं इसको। नेचर नंबर 15 को जरा देख लीजिए, ये मेरे तरफ से देख लीजिए, गुस्सा नहीं होइए प्लीज। मैंने कहा डियर स्टूडेंट इफ, कुछ है यहाँ पे कंसेप्ट देखेंगे, अगर a रेज टू द पावर m हो और इक्वल टू में a रेज टू द पावर अगर यहाँ पे डियर स्टूडेंट n हो, तो देखिए यहाँ पे बेस इक्वल टू में बेस सेम है, देन कुछ होता है। वेट, अब मान लेते हैं 15 का अगर ये फर्स्ट है तो 15 का एक सेकंड भी ले लेते हैं आपके लिए। मैंने कहा डियर स्टूडेंट इफ a रेज टू द पावर m हो और यहाँ पे डियर स्टूडेंट b रेज टू द पावर m हो, यहां पे देखेंगे, इधर देखिए कहां दिख रहे हैं, यहां पे बेस सेम दिख रहा है और यहां पे एक्सपोनेंट सेम दिख रहा है डियर स्टूडेंट, है ना। यहां पे एक्सपोनेंट सेम दिख रहा है और यहां पे बेस सेम दिख रहा है, ऊपर वाला में बेस सेम, नीचे वाला में एक्सपोनेंट सेम दिख रहा है, मतलब रेज टू द पावर सेम दिख रहा है। तो क्या होगा, क्या होगा देन, तब क्या होने वाला है समझिए। जब बेस सेम हो डियर, आपको कैंसिल नहीं करना, मैं समझाने के लिए कैंसिल कर रहा हूं, तो बेस कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर देनी है एक्सपोनेंट में, दैट इज कॉल्ड रेज टू द पावर में आंसर देनी है। m इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट n के, समझ में आया। और जब डियर स्टूडेंट एक्सपोनेंट सेम हो जाए तो एक्सपोनेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, तो हमको आंसर किस में देनी है, बेस में, दैट इज कॉल्ड a इज इक्वल टू b। क्लियर है, a इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, मतलब जब बेस सेम हो तो आपको आंसर किस में देना है, एक्सपोनेंट में देना है, और जब एक्सपोनेंट सेम हो जाए तो आंसर किस में देना है, बेस में देना है। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आया। हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। और कहा जाता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है डियर स्टूडेंट तो 15 नेचर तक तो नहीं होना चाहिए, सम होना चाहिए, इसलिए मेरे तरफ से लास्ट एक और। अब देखिए गुस्सा नहीं होइए प्लीज, एक और सीख लीजिए। कहिएगा सर ऐसे ही कर करके आप तो कहां से कहां लेके चले गए, मैंने कहा नहीं लास्ट, पक्का वाला लास्ट, पक्का वाला लास्ट भैया, पक्का वाला। चलिए, मैंने कहा माइनस कोई भी निगेटिव नंबर हो, जैसे मैंने ले लिया -1 रेज टू दी पावर, पहला वाला ले लेते हैं। अगर डियर स्टूडेंट ऑड हो, एक्सपोनेंट क्या हो, ऑड हो, तो किसी भी निगेटिव नंबर, 1 नहीं, यहां पे 1 की जगह नेचुरल नंबर ले लीजिए, n भी मैं ले सकता हूं, नेचुरल नंबर ले सकता हूं, लेकिन मैंने 1 ले लिया है, 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, ऑड नंबर हो। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने कहा -1 का, यहां पे थोड़ा समझिएगा, अगर 1 हो तो ये -1 हो जाएगा, -1 का 3 हो डियर स्टूडेंट, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, आप प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऑलवेज निगेटिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है ना। तो यहां पे हम लिख लेंगे माइनस का भी, है ना, ऑलवेज निगेटिव। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। थोड़ा सा और सेकंड नंबर पे देख लेंगे, इसका एक और लास्ट है। अगर सेकंड में कोई भी, है ना, जैसे मान लीजिए -1 हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस का n भी लिख सकते हैं। अगर आपने n ले लिया तो n किसको इंडिकेट करेगा, नेचुरल नंबर को, ठीक ना। और यहाँ पे अगर इवन आ जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ भी थोड़ा सा देख लेंगे, नो डाउट। मैंने कहा प्लस का भी हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि -1 आपने ले लिया, यहां पे थोड़ा सा समझेंगे। वेट, इसे मैं मिटा देता हूं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे। जी बिल्कुल, हाँ, तो चलिए इसे अब देखेंगे। जैसे -1 ले लिया और यहां पे एक्सपोनेंट डियर स्टूडेंट ले लिया हमने इवन, जैसे मैंने 2 ले लिया, तो अब यहां पे क्या करने वाले हैं, -1 इंटू माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। लिखेंगे नहीं, प्लस को लिखा नहीं जाता है, समझ में आ रही है बात। चलिए गुड, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस को मुझे लिखना नहीं है ना, ऐसे। और 1 को 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा। मतलब किसी भी नेगेटिव, जैसे एक और ले लेता हूं, मैंने कहा -1 रेज टू दी पावर, मैंने ले लिया 4, अब आप करेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, जी बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब जब भी किसी भी निगेटिव नंबर आप ले लेते हैं, कोई निगेटिव अगर नेचुरल नंबर ले लेते हैं, है ना, जो हमारा अगर उसका उस सिचुएशन में अगर उसका एक्सपोनेंट इवन हो तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, प्लस का भी वैल्यू देगा, चाहे जिस सिचुएशन में नंबर वो हो, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेंगे, ओहो वेट 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 वेट,
यहां पे हम लोग लिखेंगे ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है? क्या बात है। तो हमने आपको लास्ट तक नेचर जो है 16 तक हमने कंप्लीट कर दिया। यहां तक फ्रैक्शन फॉर्म का टोटल कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अब आसानी के साथ आप लोग कंप्लीट कर लें, एक एक करके नोट कर लें। हमने सब पे एग्जांपल भी दे दिया है और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी एक दो कर लेते हैं। बस 2 मिनट रुक जाइए, एक दो क्वेश्चन है आप खुद ही बना लीजिएगा। उसके बाद इसके सेकंड लेक्चर में हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और थर्ड लेक्चर में यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग कंप्लीट करेंगे और थर्ड लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। कोई भी बुक बनाएंगे तो बन जाएगा, ये वादा है मेरा। ओके चलिए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो डियर देखता हूं ये, ओके ओके, क्वेश्चन यहां से आ गया। देखिए इस तरह के कंसेप्ट आपने पढ़ा है? जी सर बिल्कुल पढ़ा है। बेस सेम हो तो क्या करेंगे बताइए आप ही बता दीजिए। बेस सेम हो तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। जब कभी भी बेस सेम हो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 हो तो डियर स्टूडेंट बेस सेम में एक्सपोनेंट को ऐड कर दीजिए। तो 2 रेज टू द पावर हो जाएगा 3 प्लस 2, दैट इज कॉल्ड कितना हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3 टू 5। मतलब हमें क्या करना होगा 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। समझ में आ रही है बात? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो डियर स्टूडेंट 32 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया? देखिए आपका 32 आया है। देखिए C फॉर कैट में आपका आंसर दे दिया गया है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी है, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे बेस सेम तो आपने बना लिया। वेट वेट वेट, क्लियर है? समझ में आ गया है? तो नोट भी कर लीजिए फटाफट से। हाँ बिल्कुल। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर बेस सेम है, एक्सपोनेंट को आप ऐड कर सकते हैं, नो डाउट कर लीजिएगा, गुड। अगर नहीं होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, फिर उस डाउट को देखा जाएगा, फिर से एक बार और कोशिश किया जाएगा, है ना। तो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ाया, लास्ट जो लेक्चर होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके ओके, थैंक यू। क्या बात है, सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे जब बेस डिफरेंट हो, है ना, यहाँ पे देख लीजिए बेस क्या हो, डिफरेंट हो। तो देखिए जब बेस डिफरेंट हो जाएगा, जैसे 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, इस तरह का क्वेश्चन है आपका। तो आपको बस क्या करना है कि 2 इंटू 3 करना है और एक्सपोनेंट को हमें क्या करना है, अगर सेम हो, है ना, जब एक्सपोनेंट सेम होता है तो बेस को मल्टीप्लाई कीजिए, जब बेस सेम होता है एक्सपोनेंट को ऐड कीजिए। मैंने बताया भी आपको, इस पे क्वेश्चन भी कराया है पिछली बार, मतलब पीछे पीछे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 2 जा 6 और 6 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब ये है कि 6 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, सो हमारा कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर सी। क्लियर है दोस्त? क्या बात है, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 3 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। और ये देखिए ये तो कमाल का है, मैंने बताया था कि ब्रैकेट होगा तो क्या कर लेंगे आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। चलिए इसे भी मैं ही बना देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ पे दे दिया है 2 रेज टू द पावर 3 और ब्रैकेट करके दे दिया है 2 और आपसे पूछ रहा है कि क्या आंसर होगा। आप कुछ भी नहीं कीजिए, 2 ब्रैकेट के साथ क्या करते हैं दोस्त, मल्टीप्लाई करते हैं। कर दिया जाए मल्टीप्लाई, तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 को हमको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 6 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए तो 6 टाइम हो गया। हाँ सर बिल्कुल हो गया। तो किया जाए मल्टीप्लाई, भागना नहीं है, बने रहना है। हाँ जी बिल्कुल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। देखिए डी आ गया आपका, डी फॉर देवसेना, आंसर आ गया। क्या बात है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है उसे भी देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था बताइए, क्या कहा था। मैंने कहा था कि जब ब्रैकेट में हो डियर स्टूडेंट तो वहां मल्टीप्लाई करते, ब्रैकेट ना हो तो टीटी करते, टर्म्स को टाइम्स करते, है ना। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, जैसे 2 रेज टू द पावर 3 और यहाँ 2 हो और हमें यहाँ आंसर देनी है,
तो मैं क्या करूंगा कि 2 को ऐसे रोकूंगा और यहाँ पे पहले इसका वर्क होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 3 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3, सो डियर हो जाएगा कि 2 रेज टू दी पावर 3, 3 जा 9। समझ में आ रहा है आपको? मैंने बताया है कंसेप्ट में, आपको बता दिया है कि जब ये ब्रैकेट होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट नहीं होगा तो टर्म्स को टाइम्स करेंगे। 3 को कितने टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है ना, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स करना होगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 7 8 9, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार और 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 256, और 256 को डियर स्टूडेंट जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे तो आपको इतना हैबिट नहीं है ना, तो आराम से करेंगे। 6 2 जा कितना होता है, 6 2 जा 12 के लिए 2 कैरी 1 ले लेंगे, और 5 से 5 2 जा 10, और 10 1 11, और हमारा एक क्या हो गया, फिर 1 कैरी हो गया, और फिर 2 2 जा 4 1 5, 512 विल बी करेक्ट आंसर। देखिए आपका आ गया, फिर देखिए भी डी 4 डी सुना, फिर आ गया आपका, ठीक है, क्या बात है। इस तरीके से हमने कंसेप्ट को भी क्लियर कर लिया है, और डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को भी 2-4 कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे, और तीसरे लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म और कंपैरिजन को भी सीख लेंगे, फिर कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे साथ इतना देर बना रहा। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ें और अपने मित्रों को भी जोड़ें, ढेर सारा प्यार दें और पढ़ते रहें क्लास इसी तरीके से। आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद लास्ट पे बने रहने के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक डियर।